नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के दंगल में आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर गए। मुख्यमंत्री ने आज 3 जिलों बुलंदशहर, अमरोहा और फिरोजाबाद में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बुलंदशहर से की, जहां से भाजपा ने उषा सिरोही को मैदान में उतारा है। बुलंदशहर की रैली से सीएम योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि मौजूदा सरकार में समाज का हर वर्ग सुरक्षित है और किसी को किसी से भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम ने साफ कर दिया कि प्रदेश में जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद का नारा चलेगा। जंगल में धकेलने के लिए, केराना और कांदला से व्यापारियों को पलायन करने के लिए और मुजफ्फरनगर में दंगों की श्रृंखला को खड़ा करके किसी सचिन और किसी गौरव को, किसी निर्दोष सचिन और गौरव को निर्दोष मरवाने के लिए तुम्हारी जातिवाद के नारे होते हैं। तुम्हारा जातिवाद नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकास और राष्ट्रवाद का नारा चलेगा। सीएम योगी ने अपनी चुनावी जनसभा के दौरान पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया को सत्ता का संरक्षण मिलता था, लेकिन उनकी सरकार में गुंडों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है और अब अपराधी खुद अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों के लिए अब चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने आज बुलंदशहर से की। दंगाइयों को कहां भेजना है, ये सरकार ने पहले भी नहीं तय कर दिया था। दंगाई वहां जा रहे हैं और एक एक माफिया के घरों में और उनकी अपूर्व संपत्तियों पर चल रहा बुलडोजर आज इसका प्रमाण है। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के हक पर कोई डकैती डालने का कार्य करेगा, वो कोई भी अधिकारी होगा, कोई भी कर्मचारी होगा, उसको जेल जाना होगा। और अगर हमारे नौजवानों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसे भी हम जेल के अंदर डालेंगे। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव कराने का आदेश दिया। स्वार विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव हो सकता है। अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। हाईकोर्ट ने फौरन चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। शफीक अहमद की अर्जी पर यह फैसला लिया गया है। जस्टिस शशिकांत और जस्टिस पंकज की बेंच का फैसला। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द किया था। 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने निर्वाचन रद्द कर दिया था। अब ताजा अपडेट ये है कि हफ्ते भर में नोटिफिकेशन चुनाव के लिए जारी हो सकती है। यूपी में 7 सीटों पर पहले से ही उपचुनाव हो रहा है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला के केस की दलील को ठुकरा दिया और हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही आजम परिवार को झटका लग गया है। हालांकि रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रामपुर के आसपास की जितनी भी सीटें हैं सभी पर आजम खान की फैमिली का वर्चस्व चलता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा की तरफ से क्या रणनीति बनाई जाती है जिससे इस मैजिक को, इस वर्चस्व को तोड़ा जा सके। यूपी में आज कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने किसानों की परेशानियों को लेकर विरोध जताया। राजधानी लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज और शाहजहांपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। साथ ही भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज और शाहजहांपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और किसानों का मुद्दा उठाकर सरकार पर हमलावर रहे। तो सबसे पहले आपको ग्रेटर नोएडा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां डीएम दफ्तर के बाहर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। काफी संख्या में कांग्रेसी डीएम दफ्तर पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे और किसानों की समस्या, गन्ना बकाया भुगतान जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
बुधवार को गाजियाबाद में एक साथ वाल्मीकि समाज के कई परिवारों के धर्म परिवर्तन के मामले में नया मोड़ आ गया है। धर्मांतरण के इस मामले की शुरुआती जांच में पता चला कि वाल्मीकि समाज के कुछ परिवारों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण की अफवाह फैलाई गई थी, जिसके बाद एक शख्स ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। हाथरस कांड की आड़ में गाजियाबाद में बौद्ध धर्म अपनाकर सनसनी फैलाने वाले 50 परिवारों के धर्मांतरण करने का दावा 24 घंटे में ही हवाई साबित हो गया। गाजियाबाद में एक साथ वाल्मीकि समाज के 236 लोग धर्म परिवर्तन करने की खबर के बाद से ही हरकत में आ गया और जब गाजियाबाद प्रशासन ने इस मामले की पड़ताल की तो वहां धर्मांतरण की बात सिर्फ अफवाह साबित हुई, जिसके बाद मोंटू चंदेल वाल्मीकि नाम के एक शख्स ने कोतवाली साहिबाबाद में धर्मांतरण की साजिश रचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 2020 को ग्राम करहड़ा में कुछ अज्ञात लोगों व संगठनों द्वारा 230 लोगों के धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाकर वहां जातीय विद्वेष की भावना फैलाए जाने के संबंध में आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना साहिबाबाद पे मुकदमा अपराध संख्या 1255 अंतर्गत धारा 153A 505 आईपीसी का पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में मोंटू चंदेल नाम के शख्स ने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण के बहाने इलाके को जाति हिंसा में झोंकने की साजिश रह गई थी ताकि इलाके के लोगों में आपसी विद्वेष बढ़े। वहीं शुरुआती जांच में धर्मांतरण की बात झूठी साबित हुई क्योंकि धर्म परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज अधूरे पाए गए थे, जबकि कुछ लोगों को सादे कागज दिए गए थे और इसे सरकारी योजनाओं का फॉर्म बताया गया था। जो भी है अवैध रूप से कोई भी कार्य करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए कोई भी जोर जबरदस्ती से नाबालिग के साथ किसी लोभ के साथ कोई कार्रवाई करेगा और वो सामने आता है, उसको आप किसी भी नाम से भी बोल सकते हैं, मगर फिर कानून स्पष्ट है और ये योगी जी का राज है, उस पर कार्रवाई और सख्त से सख्त होगी। वहीं गाजियाबाद में धर्मांतरण की अफवाह को भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दाऊद इब्राहिम और आईएसआईएस की साजिश बता डाला, जिस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार में दलित उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच की मांग करते हुए पूरे मामले को वाल्मीकि समाज की अस्मिता से जोड़ दिया है। लगातार उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में दलितों के साथ हत्या की, लूट की, बलात्कार की, अत्याचार की, अन्याय की तमाम घटनाएं हो रही हैं और यही हाल पिछड़े समाज के लोगों का है। उनके साथ भी हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आदित्यनाथ जी के राज में उनके लिए न्याय नहीं है, बल्कि अगर आप न्याय मांगते हैं तो आपको आतंकवादी बता दिया जाता है, आपको आईएसआई का एजेंट बता दिया जाता है, आपको दाऊद इब्राहिम का गुर्गा बता दिया जाता है। फिलहाल पुलिस गाजियाबाद में धर्मांतरण की अफवाह के मामले की तफसील से जांच कर रही है कि आखिर किसकी शह पर वाल्मीकि समाज के लोगों को बहला फुसलाकर जाति विद्वेष फैलाने की साजिश रची जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब खबर मथुरा से, जहां विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के पट खोलने को लेकर धर्म रक्षा संघ के नेतृत्व में स्थानीय लोग और साधु संतों ने बांके बिहारी मंदिर के सामने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है। संतों का कहना है कि 30 अक्टूबर तक शरद पूर्णिमा के पर्व पर मंदिर नहीं खोलने पर जबरन मंदिर का गेट खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पट 7 माह बाद 2 दिन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे, लेकिन कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इसे फिर से बंद करना पड़ा। बांके बिहारी मंदिर पर धर्म रक्षा संघ के नेतृत्व में साधु संत और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांके बिहारी मंदिर के पट न खुलने की वजह से उनका रोजगार भी पूरी तरह चौपट हो गया है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मोहनलालगंज स्थित 13 मंजिल के एक अपार्टमेंट को नियमों के खिलाफ निर्माण के चलते सील कर दिया गया है। आरोप यह है कि अपार्टमेंट का नक्शा जो पास था वो निर्माण नक्शा के विपरीत था। खास बात यह है कि इस अपार्टमेंट में कई फ्लैट्स बिक चुके हैं। अब सीलिंग की कार्रवाई के बाद यहाँ के फ्लैट खरीदारों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट में एक पूर्व राज्य मंत्री का पैसा लगा हुआ है। हालांकि जानकारी के मुताबिक पूरी साइट अनुपम प्रकाश पांडे के नाम से संचालित हो रही है। कानपुर में शहर के लोगों को पानी की सप्लाई के लिए 11 साल पहले 800 करोड़ की लागत से बिछाई गई पाइपलाइन परियोजना में घोटाले की वजह से खामियां निकलने के बाद अब जल निगम ने एक बार फिर पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए 164 करोड़ रुपए का बजट मांगा है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि ये बजट परियोजना को दुरुस्त करने के लिए मांगा गया है या अपने ही घोटाले को छिपाने के लिए। रिपोर्ट देखिए। कानपुर में जल निगम का घोटाला, शहर में बिछाई वाटर डायनामाइट, घोटाला छिपाने के लिए नई तैयारी, 164 करोड़ से घोटाले की लीपापोती। सड़क के बीच निकल रहे फव्वारे की तस्वीरें 2 साल पुरानी है, जब कानपुर के चुन्नीगंज इलाके में जल निगम की ओर से बिछाई गई पानी की पाइपलाइन टेस्टिंग के दौरान ही फट गई, जिसके बाद सिर्फ हजारों लीटर पानी ही नहीं बल्कि पाइपलाइन बिछाने में हुआ करोड़ों का घोटाला भी सड़क पर फैल गया था। दरअसल 11 साल पहले कानपुर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए जल निगम ने 800 करोड़ के भारी भरकम बजट से पाइपलाइन बिछाई थी, लेकिन करोड़ों रुपए की बंदरबाट से आज जल निगम की पाइपलाइन में जल सप्लाई नहीं हो सकी। लेकिन अब जल निगम ने अपनी इस कारस्तानी को छिपाने के लिए दोगुने बजट की मांग कर दी है। वाटर लाइन डाली गई थी, पानी की लाइन डाली गई थी, वो पानी की लाइन ना होकर शहर में वाटर डायनामाइट बिछा दिया, क्योंकि जैसे ही पाइपलाइन में पानी छोड़ा जाता है उसके बाद वहाँ पर पाइपलाइन फट जाती है और सड़कों को भी उखाड़ कर फेंक देती है और सड़कें जो हैं वो समुंदर में तब्दील हो जाती हैं। तो साफ है कि कानपुर में 800 करोड़ रुपए का जो पूरा बजट पास हुआ था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अब इस भ्रष्टाचार को पूरा सही करने के लिए जल निगम ने एक और बजट जो है वो मांगा है। जल निगम में 800 करोड़ की लागत से पाइपलाइन बिछाने में हुए इस घोटाले में 2017-18 में इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे और पाइप सप्लाई करने वाली कंपनी दोसियान को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इस मामले में निगम के 18 अफसरों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और ज्यादातर आरोपी अफसर अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अब जल निगम के मुख्य अभियंता कह रहे हैं कि जांच चलती रहेगी, लेकिन ये नया बजट मिलने पर शहर की पाइपलाइन फिर से दुरुस्त कर ली जाएगी। इसमें से 16 से 17 लोग गए क्यों? उनके खिलाफ चार्जशीट इशू हुई है। 16 से 17 लोग उनके कहे तो चार्जशीट इशू हुई है। ठीक है, मुख्यालय इसमें जांच कर रहा है। कब तक ये जांच पूरी होगी? कितना लंबा वक्त बीत गया? इसके इंक्वायरी ऑफिसर्स बनाए गए हैं, इंक्वायरी ऑफिसरों को जांच करना है। जल निगम के अफसर भले ही आज भी आरोपियों पर कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पानी सप्लाई के नाम पर सरकार के 800 करोड़ का घोटाला करने वाले अधिकारी आखिर 11 साल तक कैसे बचे हुए हैं और 11 साल बाद एक घोटाले की लीपापोती के लिए दोबारा दोगुना बजट मिलने के बाद भी लोगों का पानी का इंतजार कब खत्म होगा। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट।